Hello, my dear students. Welcome back to Team Nishta in association with English Funda. ये क्लास में मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि भी कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको मैं सिखा दूंगा। ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। देखो, दो चीजें मैं बता दूं। एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जिनको पूरी इंग्लिश एक बार करना है उनको तो भाई चुपचाप से एक कोर्स ज्वाइन करके कर लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है अभी। तुमको काफी चीजें तुमने कर भी ली, तुमको एग्जाम ही है तुम्हारे सितंबर में, तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विद दोज पार्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट। वी नीड टू लर्न टू कॉन्सेप्ट्स। सेंटेंसेस लिखने के लिए, करेक्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दो कॉन्सेप्ट्स हमें आए। ये समझना आप कि इस क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं दो कॉन्सेप्ट्स, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, इससे ही पूरा लैंग्वेज बनता है, कोई भी लैंग्वेज बनता है। इंग्लिश के लिए ये बहुत खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विन टावर से लिखा मैंने, ठीक है। ये दो टावर्स हैं जिसके ऊपर में पूरा इंग्लिश टिका हुआ है। ये आपको जानना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है, गलतियां बहुत कम होती हैं। अब ये देखते हैं कि ये क्लॉजेस और फ्रेजेस क्या है, क्योंकि इनसे हमको सारा इंग्लिश के राइटिंग पार्ट और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको करने में बहुत सुविधा मिलता है, ठीक है। सो लेट्स कम टू दैट। सर, स्पीकिंग में भी इससे कोई फायदा होता है? होता तो है, लेकिन स्पीकिंग के क्लास का तो फिर अलग ही बात होगी, ठीक है। फिर कम टू द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। अच्छा, क्लॉज पहले सीखेंगे कि क्लॉज होता क्या है, और क्लॉज के लिए जरूरी है मुझे वर्ब सीखना। पहले पहले हम सीखेंगे क्या वर्ब है, तभी हम क्लॉज के बारे में जान पाएंगे, और क्लॉज के बारे में जानने के बाद फ्रेज। अच्छा, इन दोनों को आपने इंपॉर्टेंट क्यों बताया सर? क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर में दो ही ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके। अब सेंटेंस के अंदर में टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, दो अलग अलग शब्दों के समूह हैं, छोटे छोटे। एक को बोलते हैं क्लॉज और एक को बोलते हैं फ्रेज। दोनों को लिखने का तरीका अगर हम सीख लें, सर क्लॉज कैसे लिखा जाता है, फ्रेज कैसे लिखा जाता है, इसको हम समझ लें, तो एरर कहां होगी फिर? फ्रेज क्या है, फ्रेज को कैसे लिखते हैं, क्लॉज क्या है, क्लॉज को कैसे लिखते हैं, और यही दो चीज ही होते हैं सेंटेंस के अंदर, तो हो गया। तो मैं तो समझ ही गया कि भाई सेंटेंस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो लेट्स कम टू दैट। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर क्लॉज समझना है तो मुझे वर्ब समझना पड़ेगा। वर्ब क्या है? वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही तुम्हारा क्रिया है। हाँ, वर्ब डज टू थिंग्स, याद रखना। वर्ब दो चीजें करता है। वर्ब स्टेट दिखाता है या एक्शन दिखाता है। स्टेट दिखाता है या एक्शन दिखाता है किसका? एक नाउन या प्रोनाउन का। याद रखना, वर्ब कभी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। A verb is in place because there is a noun or a pronoun. Noun pronoun है तो verb का काम बनना शुरू होता है। अब verb क्या करता है? किसी नाउन या pronoun का होना या रहना बताता है। होना या रहना। मैं एक टीचर हूं, होने के बारे में बताया। बट कॉफी कड़वी होती है, तो होना रहने के बारे में बताना या करने के बारे में बताना, या करने के बारे में बताना। तो वर्ब दो काम करता है, होने रहने के बारे में, किसी नाउन के होने रहने के बारे में, किसी प्रनाउन के होने रहने के बारे में, या किसी नाउन या प्रनाउन के क्रिया के बारे में, कर्म के बारे में बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, पहला देखना, शी इज अ टीचर। अब शी प्रनाउन है, टीचर नाउन है। शी प्रनाउन है, टीचर नाउन है। ये इसीलिए मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, तभी ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सर टीचर को आप नाउन कैसे कह रहे हो सर? क्योंकि कोई भी नेम ऑफ अ लिविंग, नॉन लिविंग, इमेजिनरी थिंग इज अ नाउन। लिविंग, नॉन लिविंग, इमेजिनरी थिंग, चीज है तो नाउन है। तो शी एक चीज है, टीचर एक चीज है। शी लिविंग चीज है, टीचर भी एक लिविंग चीज है, नाउन है, ठीक है। चलो, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना पड़ेगा। अब ये इस क्या कर रहा है? होने के बारे में बता रहा है। किसके होने के बारे में? यस, शी के। शी उसके बारे में बता रहा है कि वो एक टीचर है, तो शी इज अ टीचर, ये होने के बारे में बता रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे स्टेट वर्ब। याद रखना, इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे अभी, अब इसको बोलेंगे स्टेट वर्ब। फिर ही सीम्स हैप्पी, वह खुश दिखता है, तो कुछ कर रहा है या उसकी अवस्था है? ये कुछ कर तो नहीं रहा है, वो खुश दिखा रहा है, दिखा तो नहीं रहा, दिख रहा है।
कि ही सीम्स हैप्पी, तो दिस इज अ स्टेट वर्ब टू, ठीक है। और हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है। ओके, सो ही सीम्स हैप्पी, ये भी स्टेट वर्ब है, ये भी स्टेट वर्ब है। सर आपने इसको स्टेट वर्ब बताया, क्यों? सुन लो, इज, एम, आर, वॉस और वर का हिंदी क्या हुआ? हूं, है, होना, रहना और था या थे। जब इज, एम, आर, वॉस, वर जब अकेले होंगे ना सेंटेंस में, इसके बाद में कोई दूसरा वर्ब नहीं होगा, कोई पार्टिसिपल नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे स्टेट वर्ब या बोलेंगे टू बी वर्ब। याद रखना, इज, एम, आर, वॉस, वर अकेले हो, उसके बाद में कोई वर्ब ना आता हो, तो इसको हम बोलेंगे टू बी वर्ब या स्टेट वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कब बोलेंगे सर, वो अलग चीज है, बताता हूं आगे चल के बताता हूं। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चीज में आते हैं। तो एक हमने देख लिया कि वर्ब स्टेट दिखाता है, होना या रहना बताता है, नाउन या प्रनाउन का, ये तो हमने देख लिया। इज एक स्टेट वर्ब है, सीम्स एक स्टेट वर्ब है, ही सीम्स ही के बारे में बता रहा है, इज शी के बारे में बता रहा है। आगे आते हैं, कॉफी टेस्ट्स बिटर, फिर देखना कॉफी कड़वी होती है, रहती है, होती है, कैसे भी, ठीक है। टेस्ट, तो कॉफी कोई काम तो नहीं कर रहा, ये कॉफी का नेचर है, प्रकृति है, ठीक है। तो ये कॉफी जो है, ये टेस्ट जो है, ये अगेन स्टेट वर्ब है, क्योंकि अवस्था बतला रहा है। लेकिन अगला देखना, इसमें देखना, शी सिंग्स वेल। अब ये वेल जो है ना, ये एडवर्ब है, इसके बारे में अभी नहीं सोचते, पहले इसके बारे में आता है। शी सिंग्स, गाना गाती है, ये तो सर एक किया, एक क्रिया है, ये तो एक्शन है, इसकी क्रिया बताया, तो शी सिंग्स वेल। नेक्स्ट वन, द चाइल्ड ब्रोक द डॉल, बच्चे ने बच्चे ने डॉल को ब्रेक कर दिया, तो ये एक्शन किसने किया? बच्चे ने, एक्शन। अब नेक्स्ट वाला देखना इसको, आई टेस्टेड द कॉफी, आई टेस्टेड द कॉफी। अब टेस्टेड, सर पहले वाले में तो टेस्ट क्या था? कॉफी टेस्ट, कॉफी कड़वी होती है, और यहां पर क्या बोला? मैंने टेस्ट किया, यहां तो बोल ही रहो करना, तो एक सेम वर्ब क्या कर गया, एक जगह पे स्टेट वर्ब था, एक जगह पे एक्शन वर्ब हो गया, एक जगह पे एक्शन वर्ब हो गया, ये भी हो सकता है, लेकिन स्टेट और एक्शन के बीच का फर्क समझो, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं वर्ब के बारे में, जान गए कि वर्ब हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन का स्टेट या एक्शन बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है? गुण बताता है, ये स्टेट या एक्शन बताता है, ठीक है, फर्क याद रखना। एडजेक्टिव भी सेम ही करता है, नाउन प्रोनाउन का गुण बताता है, और वर्ब क्या करता है? नाउन प्रोनाउन का होना, रहना या करना बताता है, स्टेट या एक्शन बताता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है? वर्ब अगर जान गए, हमको क्लॉज सीखना है, ठीक है। वर्ब अगर जान गए तो वर्ब से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट सीखना है, तभी क्लॉज सीख पाएंगे, ठीक है। वर्ब से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है टेंस। टेंस किसको कहा जाता है? टेंस किसको कहा जाता है? याद रखना, टेंस क्रिया का समय, क्रिया का समय याद रखना, क्रिया और क्रिया के समय को देखकर टेंस बोलना है, और किसी शब्द को देखकर नहीं बोलना है, ठीक है। वर्ब क्या करता है? स्टेट या एक्शन बताता है, स्टेट या एक्शन बताता है। ये स्टेट का समय, तीन समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन का समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको बोलते हैं टेंस। वर्ब के समय को टेंस बोला जाता है। देखना, शी इज अ टीचर, सर ये होने के बारे में बता रहा है, और होने का जो समय है वो प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। शी इज अ टीचर। नेक्स्ट वाला देखो, द चाइल्ड ब्रोक द डॉल। ब्रोक क्या है? ये एक एक्शन है सर, एक्शन का टाइम क्या है? पास्ट है, इसीलिए पास्ट टेंस, ठीक है। याद रखना, टेंस देखना है तो आपको वर्ब को ही देखना पड़ेगा, और किसी शब्द को नहीं देख पाओगे। खैर, क्यों बोल रहे हो सर ऐसे? तो यहां देखो, शी, ही केम टुडे, ही केम टुडे। केम क्या है? एक्शन है, इसका टाइम क्या है? पास्ट। सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में है। टुडे को देखकर टेंस नहीं बोल पाओगे। सर टुडे तो आज का समय दिखा रहा है, समय तो दिखा रहा है, लेकिन ये वर्ब नहीं, टुडे वर्ब नहीं। किसी नाउन या प्रोनाउन का होना, रहना और करने के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है। ऐसे सेंटेंस नहीं लिख पाओगे, शी टुडे, ठीक है। लेकिन वर्ब लिखेंगे तो वो जिसके बारे में, ये नाउन या प्रोनाउन का एक्शन या स्टेट बता सकता है, ठीक है। तो ये टुडे क्या है सर? ये एडवर्ब है, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे तो ये सब बहुत क्लियर हो जाएगा। एनीवे, ठीक है। तो शी केम टुडे, टुडे जो है वो एडवर्ब है, तो केम को देखकर पास्ट पास्ट टेंस बोलना है। तो याद रखना, टेंस देखने के लिए तुमको वर्ब ही देखना पड़ेगा, एडवर्ब को नहीं देख सकते, ठीक है। चलो, सो द टाइम ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। टाइम ऑफ द वर्ब, क्रिया के समय को टेंस कहा जाता है। अब आता है कि सर टेंस अगर है, इसको देखना जरा, इस पर जरा ध्यान देना।
अगर टेंस है तो पक्का ही वर्ब है, और अगर वर्ब है तो नाउन या प्रोनाउन भी है। देखना, टाइम ऑफ द वर्ब आपने कहा, तो अगर वर्ब है तो नाउन या प्रोनाउन भी तो होना पड़ेगा, उसका एक्शन और स्टेट भी तो होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब टेंस जैसे ही कहता हूं तो दो चीजें क्लियर हो जाती है। सर अगर आपने टेंस लिखा तो अकेले टेंस नहीं लिख पाओगे, इसके पहले आपको एक नाउन या प्रोनाउन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि टेंस अल्टीमेटली वर्ब है। टेंस अल्टीमेटली वर्ब है। वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन का, वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन का होना रहना बताता है, और टेंस उसका समय बताता है। मतलब अगर आपने टेंस कहा तो नाउन प्रोनाउन जरूर है। अब सुनो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं टेंस लिखूंगा तो पक्का है कि सर आपको एक नाउन प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि टेंस वर्ब है, तो वर्ब बिना नाउन प्रोनाउन के काम नहीं करता। चलो इतनी बात समझ में आई। अब है, जब टेंस के साथ कोई नाउन प्रोनाउन आए तब मैं इसको सब्जेक्ट बोलूंगा। नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट तभी बोलोगे, नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट तभी बोलोगे जब उसके साथ टेंस चिपका हुआ है। तो यहां देखना, अगर मैंने कहा संदीप सर, ठीक है, मैंने कहा संदीप सर, ठीक है, ये क्या सब्जेक्ट हो गया? नहीं, नहीं हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि संदीप सर आपने सिर्फ एक नाउन लिखा है। इसके आगे आपको एक वर्ब चिपकाना पड़ेगा, और वो उस वर्ब को भी टेंस दिखाना पड़ेगा ना। संदीप सर इज अ गुड टीचर, इज अ गुड टीचर। यहां पर मैं चूंकि इज है, इसीलिए संदीप सर को मैं इस नाउन या प्रोनाउन को अब सब्जेक्ट कहने लगा। ठीक है, और एक बात देखना इसको, इंडिया, इंडिया मैंने लिखा, ये सब्जेक्ट नहीं है, नाउन है। इंडिया इज अगर मैंने जोड़ा है, जैसे ही टेंस जोड़ा, प्रेजेंट टेंस जोड़ा, प्रेजेंट टेंस जोड़ा, तो इस नाउन प्रोनाउन के नाम को, इस नाउन के नाम को, नाउन या प्रोनाउन के नाम को मैं सब्जेक्ट कहने लगता हूं। तो सब्जेक्ट को लूजली यूज मत करना। ठीक है, टेंस के साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन, टेंस के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन। सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं इंग्लिश में, उसके बाद टेंस लिखते हैं, है ना। टेंस पहले लिखकर सब्जेक्ट नहीं लिखते, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद टेंस लिखते हैं। तो याद रखना, टेंस के साथ आने वाला नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब सर इंग्लिश में यह बोल दिया जाए कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए जो टेंस दिखाता हो, इसलिए वर्ब नहीं बोल करके टेंस ही कह दीजिए। हाँ, टेंस कह देता हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस टेंस होगा तो सेंटेंस बन जाना चाहिए। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस टेंस होने पर सेंटेंस बनना चाहिए, हाँ या ना, देखते हैं जरा। आई एम अ टीचर, ये सेंटेंस है कि नहीं? सर लगता तो है, सेंटेंस तो लगता है। आई सब्जेक्ट है, ठीक है, एम टेंस दिखा रहा है, टीचर एक नाउन है, पूरा मीनिंग भी कंप्लीट है, तो सेंटेंस तो बना हुआ होना चाहिए सर, सेंटेंस तो होना चाहिए। सेंटेंस ये नहीं है, सुनना, सेंटेंस ये नहीं है। कैसे सर? एक सेकेंड, इंडिया इज, इसमें देखना, इंडिया सब्जेक्ट है, इज टेंस है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, लेकिन सर इसमें भी तो सब्जेक्ट और टेंस दोनों है। तो अगर आप इसको टेंस सब्जेक्ट, आप इसको अगर सेंटेंस नहीं कहोगे तो मैं मान जाऊं, लेकिन पहले वाला तो फिर भी सेंटेंस है। ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी टेंस है, पूरा मीनिंग भी है, तो इसको तो कम से कम टेंस कहो। पहले वाले को, ये फर्स्ट वाले को तो कम से कम आप सेंटेंस बोलो। आप बोल रहे हो फर्स्ट वाले को भी सेंटेंस नहीं बोलूंगा, सेकंड वाले को भी नहीं बोलूंगा जो जिसमें आधा अधूरा मीनिंग है, लेकिन सब्जेक्ट और टेंस दोनों ही है। ठीक है, तीसरा में आ जाओ, इंडिया इज अ बिग कंट्री, ये सेंटेंस है, ये भी नहीं है। इसमें भी सर सेम ही चीज, इंडिया सब्जेक्ट भी है, टेंस भी है, बाकी सब शब्द भी है और पूरा मीनिंग भी है, उसके बाद भी ये क्या सेंटेंस नहीं है? नहीं है। क्यों? इसमें फुल स्टॉप्स नहीं, इसमें फुल स्टॉप नहीं। फुल स्टॉप का फिर क्या इतनी महत्व हो गई सर? हो गई ना। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज का मतलब है सेंटेंस का वो टुकड़ा जिसमें सारी वो चीजें जो सेंटेंस को चाहिए वो है, सब्जेक्ट भी है, टेंस भी है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं है। और इसको क्लॉज क्यों कहते हो? क्योंकि मैं एक सेंटेंस इसके साथ और जोड़ दूं, आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश। देखना यहां पर मैंने तो दो सेंटेंस जोड़ दिया सर। आई टीच इंग्लिश एक एक सेंटेंस है, आई एम अ टीचर एक सेंटेंस है, लेकिन इसको सेंटेंस बोल नहीं रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये भी सेंटेंस नहीं है, ये भी सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक फुल स्टॉप नहीं लगा। ये एक फुल स्टॉप लगा दूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये एक सेंटेंस है, आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश,
इसको सेंटेंस बोलूंगा, क्योंकि आपने एक फुल स्टॉप देखा, मतलब एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन मार्क एक सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस के अंदर में बहुत से छोटे से टुकड़े हो सकते हैं सेंटेंसेस के, और भी छोटे छोटे सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो आई एम ए टीचर एक छोटा सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश एक छोटा सेंटेंस है। छोटे सेंटेंस को सेंटेंस नहीं कहते, इसको क्लॉज बोलते हैं। तो क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, दो क्लॉज के साथ एक सेंटेंस बनाए, दो क्लॉज के साथ एक सेंटेंस बनाए। तो आई एम ए टीचर को सेंटेंस बनाओ सर, कुछ मत करो, एक फुल स्टॉप लगा दो, तो ये पूरा सेंटेंस है। अगर अगर मैं फुल स्टॉप हटा देता हूं तो सिर्फ क्लॉज। तो आप समझ गए, एक सेंटेंस के अंदर में मल्टीपल क्लॉजेस हो सकते हैं। सब्जेक्ट टेंस, सब्जेक्ट टेंस, सब्जेक्ट टेंस का कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फायदा क्या है सर, बताता हूं मैं। बताया क्लॉज फ्रेज तक पहुंचना है, फ्रेज तक पहुंचते पहुंचते तो वो समझ में आ जाए कि इसका फायदा क्या है। अब आई एम ए टीचर एक क्लॉज है, चूंकि फुल स्टॉप नहीं है। इंडिया इज भी एक क्लॉज है, जिसमें भी फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन इसमें तो सर मीनिंग इनकम्प्लीट है, इसमें मीनिंग कंप्लीट है। मीनिंग कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, सब्जेक्ट हो, टेंस हो, फुल स्टॉप नहीं हो तो क्लॉज, सब्जेक्ट हो, टेंस हो, फुल स्टॉप नहीं है तो क्लॉज, सब्जेक्ट हो, टेंस हो, फुल स्टॉप नहीं है तो क्लॉज, पुराना मीनिंग पूरा हो चाहे ना हो, क्लॉज ही का होगा। ठीक है। There are these are clauses. A clause is a group of words with a subject and tense, and without a full stop, and this group may be complete or incomplete in meaning. ठीक है, आगे आते हैं। अब इसमें देखें, फिर सेंटेंस क्या है सर, एक क्लॉज या मल्टीपल क्लॉसेस ले लो, एक क्लॉज लिखो या मल्टीपल क्लॉसेस लिखो, कंजंक्शन से जोड़ लो, उसके बाद फुल स्टॉप लिखो, क्वेश्चन मार्क लिखो, इंटरजेक्शन मार्क लिखो। ये तीनों क्या करते हैं, विचारों के अंत को दर्शाते हैं, विचारों के अंत को दर्शाते हैं। तो जो राइटर है, जो लेखक है, जब चाहता है कि भाई मैं अपने आइडिया को स्टॉप करूं, तो ही पुट्स अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और इंटरजेक्शन मार्क। इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो, क्लॉज समझ में आ गया, सेंटेंस समझ में आ गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें जरा क्लॉजेस पहचानते हैं। माई ब्रदर इज द वन हु ऑलवेज हेल्प्स मी, इसमें कितने क्लॉजेस हैं देखना, दो जगह टेंस दिख रहा है। जितने जगह टेंस दिखाएगा उतने जगह पे क्लॉज है, जितने जगह टेंस दिखाएगा उतने क्लॉजेस है। क्योंकि टेंस होगा तो सब्जेक्ट जरूर होगा, तो यहां पर में टेंस है तो सब्जेक्ट जरूर होगा, यहां पर में टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ये, इसलिए सब्जेक्ट जरूर होगा। हु सब्जेक्ट है मेरा, हु जो एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये दो क्लॉजेस से बना हुआ है। ये सेंटेंस जो है दो क्लॉज से बना हुआ है, एक फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट वन। दो आई हैव नेवर विजिटेड स्विट्जरलैंड, इट्स ब्यूटी नेवर सीजेस टू अमेज मी। सर हैव नेवर, हैव विजिटेड, नेवर क्या है सर, एडवर्ब छोड़ो, हैव विजिटेड, दो वर्ब एक साथ दिख रहा है एक क्लॉज में, तो ये एक क्लॉज हुआ, क्लॉज नंबर 1। इट्स ब्यूटी नेवर सीजेस, सर यहां पर मैं भी टेंस देख रहा हूं, तो ये क्लॉज नंबर 2, दो क्लॉज से बना हुआ है। तुम बोले कि सर अमेज भी तो वर्ब है, ठीक है, लेकिन याद रखना 2 + V1 कभी भी टेंस नहीं दिखाता, 2 + V1 कभी भी टेंस नहीं दिखाता है, उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन्फिनेटिव को देखकर टेंस नहीं बोल पाओगे, वर्ब तो है लेकिन टेंस नहीं दिखाएगा। चलो, ये हो गया। अगले वाले, ये भी दो क्लॉज से बनाते हैं, ये भी दो क्लॉज से बनाते हैं। इसमें देखते हैं थर्ड वाला कितने क्लॉज से बना है, टेंस वगैरह ढूंढते हैं। पहले पहले देखना, ये हरे वाले में देखना, माई सिस्टर सेज, सर यहां तो प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, सब्जेक्ट ये है और टेंस ये है, तो पहला क्लॉज हो गया। फिर रेड में देखते हैं, सर एवरीबॉडी नोस, एवरीबॉडी नोस, यहां टेंस दिख रहा है, तो इसका सब्जेक्ट एवरीबॉडी हो गया। सर ऐसे कर सकते हैं क्या, एक क्लॉज के अंदर दूसरे क्लॉज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, सो एवरीबॉडी माई सिस्टर सेज नोस, उसके बाद दे वांट, सर यहां पर भी तो एक क्लॉज है, वांट टेंस है, दे सब्जेक्ट है। इट इज गुड, सर यहां पर भी तो टेंस है, ठीक है, इज टेंस है, इट सब्जेक्ट है। ठीक है सर, यहां पर मैं एक जगह और क्लॉज तो होना चाहिए ना, टेकिंग करके आईएनजी आया है, तो याद रखना प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लिखोगे तो टेंस नहीं दिखाएगा, 2 + V1 टेंस नहीं दिखाएगा, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लिखेंगे टेंस नहीं दिखाएगा। ये भी वही बोल सकते हो, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लिखा है, टेंस नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। एनीवे, सो ये सेंटेंस जो है ये 4 क्लॉज से बना है। आते हैं सेकंड वाले में, प्रीपोजिशंस पे आते हैं। अब सर वर्ब से प्रीपोजिशन में जंप क्यों मार दिया आपने, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ चिपका हुआ है फ्रेज का कॉन्सेप्ट, क्लॉज का कॉन्सेप्ट वर्ब से चिपका हुआ है और फ्रेज का कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन से चिपका हुआ है। तो प्रीपोजिशंस क्या हैं इसके बारे में जानना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ आइडिया लेना पड़ेगा, तो फ्रेज में सिखा दूंगा। आगे आते हैं। ठीक है, इंपॉर्ट सिर्फ प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो, हो तो आप जानते हो, इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो वगैरह को प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन करते क्या है बताना, प्रीपोजिशन
संबंध बताते हैं या स्थिति बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य शब्द के साथ। ठीक है, पहले एक बार एग्जाम्पल दिखा दूं तुमको। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, एक क्लॉज है, इस सब्जेक्ट बुक है। ठीक है, प्रिपोजिशन ऑन है, प्रिपोजिशन ऑन है, ये संबंधवाचक है, संबंध दिखा रहा है, किसका संबंध? टेबल, नाउन का संबंध दिखा रहा है, किसके साथ? इसके साथ। है तो कहां है? टेबल के ऊपर है। तो याद रखना, प्रिपोजिशन हमेशा किसी नाउन या प्रनाउन का संबंध। फिर एक बार, जैसे वर्ब नाउन प्रोनाउन के बिना काम नहीं करता, प्रिपोजिशन नाउन प्रोनाउन के बिना कर। वर्ब सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब चाहिए, टेंस चाहिए, भाई वर्ब या टेंस चाहिए, टेंस के साथ नाउन प्रोनाउन चाहिए तभी सेंटेंस बनेगा। ठीक है, प्रिपोजिशन को अगर तुम यूज करना चाहते हो तो उसके आगे दाहिने तरफ, प्रिपोजिशन के आगे या प्रिपोजिशन को खत्म आपको नाउन या प्रोनाउन पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसी का संबंध दिखाता है किसी अन्य शब्द के साथ। तो याद रखना, प्रिपोजिशन हमेशा किसी नाउन प्रोनाउन में खत्म होगा। अगर मैं प्रिपोजिशन लिखूंगा तो पक्का है कि उसको नाउन या प्रोनाउन में जाके खत्म होना पड़ेगा। बीच में अब अन्य शब्द आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिपोजिशन लिखूंगा तो नाउन प्रोनाउन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन किसी अन्य शब्द के साथ दिखाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये याद रखना प्रिपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। अब प्रिपोजिशन के साथ मिला हुआ कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं देखना। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स तुमको सभी समझ में आएगा जब प्रिपोजिशन समझो। फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट तभी समझोगे जब प्रिपोजिशन समझोगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग पे ध्यान दो, COMPLE, आई नहीं, विश करने वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये पूरक है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, अब देखना, ऑब्जेक्ट्स सबसे पहले था हमारा ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है देखते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है जो टेंस के साथ आता है, समझ गए। क्लॉज सब्जेक्ट प्लस टेंस होता है। सेंटेंस क्या है जानते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है सर? ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही है, लेकिन इसकी जगह बदल जाती है। सब्जेक्ट क्या होता है? टेंस के पहले होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? जगह अलग है। कौन सी जगह है देखना। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर एन एक्शन वर्ब और अ प्रीपोजिशन। एक्शन वर्ब के बाद आए या प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। देख लो इसको, ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन या प्रोनाउन। चलो कोई दिक्कत नहीं। कब? आफ्टर, किसके आगे आनी चाहिए? एक्शन वर्ब के बाद आना चाहिए या प्रीपोजिशन के बाद में आना चाहिए। ठीक है, अभी अभी हमने सीखा कि प्रीपोजिशन तो हमेशा नाउन प्रोनाउन में ही खत्म होता है, मतलब प्रीपोजिशन खुद ऑब्जेक्ट लेकर ही आता है, उसके बिना तो प्रीपोजिशन को यूज ही नहीं कर पाओगे, है ना। एक्शन वर्ब सेम काम करता है क्या? एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है? नहीं पड़ता, जरूरी नहीं होता। हर एक्शन वर्ब के बाद, और एक्शन वर्ब लिखा है, स्टेट वर्ब नहीं लिखा है, वर्ब नहीं लिखा है, सिंपली मैंने एक्शन वर्ब लिखा है। एक्शन वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखोगे तब उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। हर शब्द को ऑब्जेक्ट नहीं कह देंगे। नाउन या प्रोनाउन एक्शन वर्ब के बाद में आ रहा होगा तो ऑब्जेक्ट कहेंगे। और प्रीपोजिशन तो हमेशा नाउन प्रोनाउन में ही जाके खत्म होगा सर, तो ऑब्जेक्ट है ही है लेकर ही आता है प्रीपोजिशन। देखना है इसको। रामा सिंग्स वेल, अब यहां पर मैं सिंग्स तो सर एक्शन वर्ब, चलो तब तो पक्का वेल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं है ना। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए? नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ये ऑब्जेक्ट, ये नाउन प्रोनाउन नहीं है, ये एडवर्ब। तो पक्का ही फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग पूरा कंप्लीट है। याद रखें, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और वो भी एक्शन वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट आ सकता है, आना जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर एक बार, नो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो, ही रोट अ लेटर। रोट क्या है? एक्शन वर्ब। ठीक है, लेकिन सर एक्शन वर्ब के बाद यहां तो लेटर लिखे होती है, तो ये चीज है, ये तो नाउन है, तो ऑब्जेक्ट है ना। वन ऑब्जेक्ट, अ लेटर। अगला देखना, माई फादर गेव द बुक टू मी। माई फादर गेव द बुक टू मी, फादर सब्जेक्ट है, गेव एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, नंबर वन। टू क्या है? प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन किस में जाके खत्म होता है? नाउन या प्रोनाउन में हमेशा खत्म होता है, मतलब प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ ही आता है, तो मी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट नंबर टू। तो इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
आई बात समझ में? और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है जो एक्शन वर्ब के बाद आता है या स्टेट या प्रीपोजिशन के बाद आता है। याद रखना, ये सारे कॉन्सेप्ट 2-3 बार वीडियोस देख लेना, क्योंकि अभी देखो क्या गेम बदलता है, खेल कैसे बदलता है, देखना कैसे सेंटेंसेस सही होने लगता है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कम टू वेरी क्लोज टू लर्निंग फ्रेजेस। अब फ्रेजेस सीखेंगे फटाफट सेंटेंस बनने लगेगा, देखना। अच्छा, फिर थर्ड वाला ये, सर ये कॉम्प्लीमेंट भी बता दो, लगे हाँ तो ऑब्जेक्ट आपने बता दिया, नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन वर्ब के बाद आता है, ठीक है। वर्ब क्या होता है? एक्शन या स्टेट। हाँ, एक्शन वर्ब के बाद आता है। स्टेट वर्ब के बाद कोई भी शब्द आए, कोई भी आए, नाउन आए, प्रोनाउन आए, एडजेक्टिव आए, एडवर्ब आए, कुछ भी आए, स्टेट वर्ब के बाद कुछ भी शब्द आएगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। प्लीज बिवेयर। एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन को ही ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है। स्टेट वर्ब के बाद नाउन आए, प्रोनाउन आए, कुछ भी आए, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलना है। अशोक इज अ क्रिकेटर, ये क्या है? स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब के बाद क्रिकेटर क्या है? नाउन। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्या नहीं बोलेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। द रोज स्मेल्स स्वीट, स्मेल्स क्या है? स्टेट वर्ब। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। शी इज हियर, हियर क्या है? एडवर्ब। इसको भी बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 2-3 बार देख लेना, वीडियो क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ आया, 2-3 बार देख लेना, क्लियर ही हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब आ गया फ्रेज। हम जान गए क्लॉज क्या है। सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती हैं, क्लॉज, फ्रेज। क्लॉज सब्जेक्ट प्लस टेंस प्लस नो फुल स्टॉप, एक से ज्यादा क्लॉज हो सकता है सेंटेंस में, वो बात क्लियर हुई। फ्रेज क्या है सर, इसको समझा दो तो सेंटेंस करेक्शन में हम घुस ही जाएंगे, ठीक है। फ्रेज कुछ नहीं है, जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। एक शब्द को कभी फ्रेज नहीं बोल पाओगे, दो शब्द कम से कम होने चाहिए, और कुछ सेंस होना चाहिए, बकवास नहीं होनी चाहिए। सर दो शब्द लिखा आपने लेकिन बकवास लिख दिया, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां देखना, फादर माई, दो शब्द तो लिख दिया, फ्रेज तो बन जाना चाहिए, नहीं, ये फ्रेज नहीं, क्योंकि आपने दो शब्द लिखा, मीनिंग नहीं, कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो लेकिन माई फादर अगर लिख दूंगा तो मीनिंग बन जाएगा सर? बन जाएगा ना। कितने शब्द हैं? दो, माई और फादर, दो शब्द हो गया, तो इसको फ्रेज बोल सकता हूं, आराम से बोल सकता हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सम सेंस। एंड बहुत बड़ा इंडिकेटर क्या है? नो टेंस, क्योंकि टेंस अगर इसमें आ जाएगा तो ये तो क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। टेंस नहीं होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ सेंस होना चाहिए, टेंस नहीं होना चाहिए, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, तो पक्का ही वो फ्रेज है। मैं कुछ कुछ लिख रहा हूं, बताना फ्रेज है कि नहीं, देख लेना टेंस है कि नहीं पहले पहले, ठीक है। फॉर टेलिंग मी, तुम तो हाँ सर, सर ये तो क्लॉज है, ये फ्रेज नहीं। लेकिन अभी अभी तुमको बताया था, जरा ध्यान देना। टेलिंग, मैंने बोला प्रिपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ब, प्रिपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ब टेंस नहीं दिखाता, 2+V1 टेंस नहीं दिखाता। प्रिपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ब टेंस नहीं दिखाता, लेकिन सर कुछ तो मीनिंग है। फॉर टेलिंग मी, मुझे बताने के लिए, बकवास तो नहीं लग रहा, आधा अधूरा मीनिंग है ना। टेंस भी नहीं है, तो क्या बोलना पड़ेगा इसको? क्लॉज है, सॉरी फ्रेज, सॉरी क्या बोलना पड़ेगा? फ्रेज, ठीक है। सर सिर्फ मैं ये लिखने जा रहा हूं, द वाटर, सर ये फ्रेज है ना, दो शब्द हो गया, वो पानी, ठीक है, फ्रेज हो गया। तो ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये ब्लैक होल, सर ये फ्रेज है ना, दो शब्द हो गए, फ्रेज। तो जब जस्ट एक से ज्यादा शब्द हो, कुछ मीनिंग कर रहा हो, टेंस ना दिखा रहा हो, पक्का ही वो फ्रेज है। आप आ जाते हैं सेंटेंस हैज, अच्छा सेंटेंसेस, ये फ्रेजेस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पहले भी बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूं। सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद टू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, वन इज अ क्लॉज, वन इज अ फ्रेज, दोनों आप जान गए। अब फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं उसको जानते हैं, सेंटेंस का करेक्शन में चले जाते हैं वेरी क्विकली। सबसे पहला फ्रेज आपको हमेशा जानकारी होनी ही चाहिए, पहचानने आना ही चाहिए। जैसे क्लॉज पहचानोगे वैसे नाउन फ्रेज भी पहचानने आना चाहिए। नाउन फ्रेज को पहचानेंगे कैसे? नाउन फ्रेज का मतलब नाउन के साथ एक आध शब्द आता होगा, नाउन के साथ एक आध शब्द आता होगा, तभी आप नाउन फ्रेज कह रहे हो, एब्सोल्यूट याद। नाउन फ्रेज कहेंगे तो नाउन तो आएगा ही, नाउन लास्ट शब्द होगा, नाउन लास्ट शब्द होगा, उसके पहले एक एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, और उसके पहले एडवर्ब हो सकता है, ब्रैकेट में डाला है मैंने,
एडवर्ब हो सकता है। अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपने देख लिया तो हमेशा नाउन फ्रेज कहते हैं। देखना इसको, द कंप्लीटली डार्क रूम, एनालाइज कर लेते हैं। रूम क्या है? नाउन। क्या है? डार्क क्या है? एडजेक्टिव। कंप्लीटली क्या है? एडवर्ब। द क्या है? डिटरमाइनर, उसको लिखा नहीं था, उसको भी लिख देता हूं, डिटरमाइनर या आर्टिकल। ठीक है, डिटरमाइनर भी आ सकता है या नहीं आ सकता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो याद रखना, डिटरमाइनर हो सकता है, नहीं हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, नहीं हो सकता है, एडजेक्टिव होना ही पड़ेगा, नाउन होना ही पड़ेगा, तभी जाके मैं उसको नाउन फ्रेज कह सकता हूं, क्योंकि कम से कम दो शब्द चाहिए, तो एडजेक्टिव नाउन तो होना ही पड़ेगा। अब देखो, अ वेरी हैप्पी पेरेंट, पेरेंट क्या हुआ? नाउन। हैप्पी क्या हुआ? एडजेक्टिव। वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। ए क्या हुआ? आर्टिकल। हो गया नाउन फ्रेज। सर इसको ये दो भी होता तब भी नाउन फ्रेज ही कहते हैं। हाँ, ये दो तो मैंने इसके पहले डिटरमाइनर लिखा था, ये दोनों तो ऑप्शनल है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो हैप्पी पेरेंट भी अब तुम्हारा नाउन फ्रेज ही है। वेरी हैप्पी पेरेंट बोलूंगा तब भी नाउन फ्रेज है, और वेरी हैप्पी पेरेंट बोलूंगा तब भी वो नाउन फ्रेज ही है। ठीक है, आगे आते हैं। माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन स्टूडेंट्स क्या है? नाउन। डियर क्या है? एडजेक्टिव। माई क्या है? एडवर्ब। नाउन फ्रेज। ठीक है, मच वाटर, नाउन फ्रेज। फिर आ गया नाउन फ्रेज को, देखो यूज किया है, देखना। माई न्यू कार इज अ स्पोर्ट्स कार, माई न्यू कार इज अ स्पोर्ट्स कार। ठीक है, किसकी जगह पे लिखा हो? सब्जेक्ट पे। सर नाउन फ्रेज अभी देख रहे हैं हम, सिर्फ अगर मैं सब सब्जेक्ट बोलता तुमसे, तुम बोलते कार, सिर्फ नाउन बताओ सब्जेक्ट, कार। मैं बोला नाउन फ्रेज बताओ सब्जेक्ट, तो माई न्यू कार। मतलब जो नाउन करता है वही, जो नाउन करता है वही नाउन फ्रेज भी करता है। नाउन सब्जेक्ट बन सकता है तो नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन फ्रेज भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, नाउन फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। वही काम करेगा जो नाउन करता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ अगर मैं बोलूंगा तो सब्जेक्ट बोलूंगा एक शब्द बताओ तो कार, सब्जेक्ट बोलूंगा फ्रेज बताओ तो माई न्यू कार। ठीक है, अच्छा, फिर ये भी सर, ये भी तो नाउन फ्रेज है, अ स्पोर्ट्स कार, ये भी तो नाउन फ्रेज है। हाँ है ना, दो शब्द हो गया, आर्टिकल, नाउन, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट वन, शी गेव मी अ ब्यूटिफुल बुके। गेव क्या है? एक्शन वर्ब। हाँ, एक्शन वर्ब। अ ब्यूटीफुल बुके क्या है सर? नाउन फ्रेज। कैसे पहचाना? बुके नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और आर्टिकल। ठीक है, तो सर ये तो स्टेट वर्ब के, ये एक्शन वर्ब के बाद लिखे हो, तो उसको ऑब्जेक्ट कहूं? कहो, एक सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट बोलो, बोलूंगा तो बुके बोलो। नाउन फ्रेज को ऑब्जेक्ट बोलो, बोलूंगा तो बोलोगे अ ब्यूटीफुल बुके। पहचान कैसे रहो? स्ट्रक्चर जानते हो नाउन फ्रेज का। नेक्स्ट वन, माई फादर इज अ रियली गुड ड्राइवर। सर ये स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है, और ये नाउन फ्रेज है। कैसे? ड्राइवर नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, रियली एडवर्ब है, और ये एक ए जो है वो हमारा डिटरमाइनर है। तो सर स्टेट वर्ब के बाद कुछ भी लिखेंगे तो इस नाउन फ्रेज को मैं कॉम्प्लीमेंट कह सकता हूँ, कहो ना। मैंने तो बोला था स्टेट वर्ब के बाद कोई भी शब्द आता है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहां पर मैं, ये तो नाउन फ्रेज आपने लिखा, तो पूरे नाउन फ्रेज को मैं कॉम्प्लीमेंट कहूँ? आपकी मर्जी, कहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहां देखना, बड़े मजेदार बात है, मैं इस पे ध्यान मत देना, इस पे ध्यान मत देना। मैं लिख रहा हूं और एक प्रीपोजिशन के साथ अगर आपने नाउन फ्रेज लिखा तो इसको मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज कहूंगा। प्रीपोजिशन नहीं है तो नाउन फ्रेज, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ नाउन फ्रेज जोड़ दूंगा तो इसका नाम बदल दूंगा और बदल के बोलूंगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखें, तुम देखना, इसको जरा से फैला कर देखते हैं। ये तो आपने सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया, यहां देखना प्रीपोजिशन, उसके बाद इसको देखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब। सर इतना तो सिर्फ नाउन फ्रेज ही है, ये तो नाउन फ्रेज ही है, उसके साथ आपने प्रीपोजिशन जोड़ दिया, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहने लगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहने लगे। मतलब नाउन फ्रेज से बड़ा होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि नाउन फ्रेज के साथ ही प्रीपोजिशन जोड़ोगे तो हमेशा प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन फ्रेज से बड़ा ही। देखना, आफ्टर द शो, ये द शो क्या है? नाउन फ्रेज। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। तो सबको मिला के बोलना है। अब नाउन फ्रेज नाम नहीं दूंगा, बड़े फ्रेज का नाम दूंगा। अब मैं बोलूंगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगला देखो, इन एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। सिर्फ इतना तो नाउन फ्रेज ही, ये तो नाउन फ्रेज है, लेकिन आपने जो कि प्रीपोजिशन सामने लिख दिया, इसलिए मैं इसको बोलूंगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये तुम बोले कि सर इनका ऑब्जेक्ट क्या है? मीटिंग। आफ्टर का ऑब्जेक्ट क्या है? शो। ऑब्जेक्ट अगर पूछूंगा,
ठीक है, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट पूछना ही नहीं है, प्रीपोजिशन देखूंगा तो नाउन फ्रेज आएगा, प्रीपोजिशन देखूंगा तो नाउन फ्रेज आएगा। बिलो द सरफेस, बिलो क्या है? प्रीपोजिशन। द सरफेस क्या है? नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। बियॉन्ड द रिवर, सेम चीज, बियॉन्ड तुम्हारा प्रीपोजिशन, द रिवर नाउन फ्रेज। ठीक है, अब आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज को पहचानना। नाउन फ्रेज को जैसे पहचाना वैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज को। प्रीपोजिशनल फ्रेज को पहचानने के लिए पहले प्रीपोजिशन देखना पड़ेगा ही। ठीक है, अब देखते हैं। द बुक विद द ब्लैक कवर इज माइन। अब देखो सेंटेंस को एनालिसिस कैसे करते हैं, सही है या सेंटेंस या गलत है, उसके पहले हमको नाउ, उसके पहले हमें क्लॉज और फ्रेज पहचानना पड़ेगा। क्लॉज और फ्रेज पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉज हैं, कितने फ्रेज हैं, उसी कुछ सिखा रहा हूं। आ गया, द बुक विद द ब्लैक कवर इज माइन। चलो, सर इज तो एक ही जगह टेंस दिख रहा है, तो लगता है सेंटेंस में क्लॉज तो एक ही है, क्लॉज तो एक ही है, CL1, क्लॉज तो एक ही। वेरी गुड, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है देखते हैं, पहले प्रीपोजिशन में आ जाते हैं। सो टेंस तो एक है, तो एक क्लॉज है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है वो सब अभी अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन टेंस है तो मतलब एक क्लॉज तो पक्का ही है। अब आता हूं प्रीपोजिशन क्या है? विथ। प्रीपोजिशन के साथ नाउन फ्रेज लिखना है, तो द ब्लैक कवर इज द नाउन फ्रेज, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? कवर, है ना। द ब्लैक कवर क्या है? नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशन के साथ नाउन फ्रेज आता ही है, तो प्रीपोजिशन लिखा, नाउन फ्रेज लिख दिया। तो प्रीपोजिशन हमेशा जिस नाउन प्रोनाउन में खत्म होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो विद द ब्लैक कवर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ये तो ऑब्जेक्ट है, कवर तो ऑब्जेक्ट है किसका? विद का। ठीक है, तो ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है सर, तो इसको हटा के मैं देखूं कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है, कवर है या बुक है, तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि बुक सब्जेक्ट है, बुक सब्जेक्ट है। कवर सब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कवर ऑब्जेक्ट है किसका? प्रीपोजिशन का, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। याद रखना, प्रीपोजिशन जैसे ही देखोगे उसकी ऑब्जेक्ट तक तुमको जाना पड़ेगा, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये कभी सब्जेक्ट तो नहीं बन पाएगा, इसके लिए सब्जेक्ट तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। तो मेरा सब्जेक्ट कौन सा हुआ? हटा दो इसको, सब्जेक्ट बुक है, इसीलिए इज माइन। अगला देखो, वन ऑफ माई कजन इज एन एस्ट्रोनॉट। वेरी गुड, कितने क्लॉज हैं? एक ही है, क्लॉज तो एक ही है। अब सब्जेक्ट मेरा कजन्स है या वन है, कैसे पता चलेगा? मैं आता हूं प्रीपोजिशन पे। सर आपने प्रीपोजिशन देखा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज शुरू होएगा, मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट में जाके खत्म होगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा है? कजन्स। ठीक है, तो पक्का मेरा कजन्स जो है सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन सा है? वन। तब तो मैं इजी लिखूंगा ना, वन इज बोलूंगा ना, हो गया। ठीक है, अगले वाले में आओ। शी वर्क्स इन एन एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट मैनर। सर ये एक्शन वर्ब है, चलो प्रीपोजिशन शुरू होगा तो पक्का मेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैनर। तो ये पूरा क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। पूरा क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखो अभी, अब दिखाता हूं गेम। ठीक है, शी इज गोइंग टू मुंबई। सर टू प्रीपोजिशन है, मुंबई ऑब्जेक्ट है, टू मुंबई जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज। एक थर्ड फ्रेज, हमने तीन फ्रेज सीख लिया, नाउन फ्रेज सीखा, एक प्रीपोजिशन फ्रेज सीखा, और लास्ट एक फ्रेज सीख रहे हैं, वर्ब फ्रेज। ठीक है, वर्ब फ्रेज। सर से वर्ब से तो टेंस दिख जाता है, मैंने नहीं बताया, मैंने बोला टेंस होगा तो वर्ब पक्का होगा, लेकिन वर्ब है तो टेंस होगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखना। वर्ब का V3 फॉर्म और V4 फॉर्म, V4 और कुछ नहीं है, ING फॉर्म को V4 बोलते हैं, V3 पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे लिखते हैं ईटन वगैरह, ये V3 फॉर्म है। याद रखना, ING फॉर्म और V3 फॉर्म, ये ईटन, ये वाला जो फॉर्म्स होते हैं, ये दोनों टेंस नहीं दिखाते, टेंस नहीं दिखाते। तब तक नहीं दिखाते जब तक उसके पहले कोई वर्ब चिपकाया ना। बात समझ में आई? देखना, ही ईटिंग, सर कोई टेंस नहीं है, सर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है ना, कोई मीनिंग ही तो नहीं बन रहा। वह खा रहा है भी नहीं बोला, खा रहा था भी आपने नहीं बोला, सर अब तो टेंस तो नहीं दिख रहा, आपने तो खा रहा केवल लिख करके छोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो टेंस नहीं दिखा रही, ये तो V4 ING है। लेकिन इज लिखते हैं तो तुरंत टेंस आ जाता है, वह खा रहा है, टेंस आ जाता है। मतलब V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस नहीं दिखाएगा, पक्का नहीं दिखाएगा। ठीक है,
शी ग्रोन टॉल। सर टेंस नहीं दिखा रहा है, ये V3 है। ठीक है, V3 भी बिना हेल्पिंग वर्ब के काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी टेंस नहीं दिखा रहा है। तो याद रखना V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस नहीं दिखाएंगे। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। V3 V4 विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब ना हो तो यहां पर मैं नो टेंस। ठीक है, लेकिन तब क्या सर V3 V4 बेकार हो जाते हैं? नहीं होते बेकार, फ्रेज बनने लगते हैं। V3 V4 फिर फ्रेज बनने लगते हैं। ध्यान से देखना, V3 V4 मैंने लिखा, लेकिन इसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये पक्का फ्रेज बना रहा है, टेंस नहीं दिखा रहा। फ्रेज बना रहा है, टेंस नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो V3 V4 का भी स्ट्रक्चर एक हल्का वाला बता दो सर, जैसे प्रीपोजिशन वाला बताया तो याद रखना V3 या V4 के साथ में या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखो और नाउन फ्रेज लिखो, ये वर्ब फ्रेज बन जाएगा। V3 या V4 को बिना हेल्पिंग वर्ब का लिखो, उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखो या नाउन फ्रेज लिखो, खुद ब खुद वो वर्ब फ्रेज बन जाएगा। दिखा रहा हूं एग्जांपल, देखना, चेक करो, समझ में आ जाएगा। सिंगिंग अ सॉन्ग, ए सॉन्ग क्या है सर? ये तो नाउन फ्रेज है। ठीक है, उसके पहले आपने क्या लिखा? V4 बिना हेल्पिंग वर्ब का लिखा, तो सिंगिंग अ सॉन्ग क्या हो जाएगा? वर्ब फ्रेज। क्या हो जाएगा? वर्ब फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट वन, बॉइलिंग द वाटर। सर V4 आपने लिखा, बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा, द वाटर नाउन फ्रेज है, तो ये पूरे को क्या बोलना पड़ेगा? वर्ब फ्रेज। फिर एक बार, सिटिंग ऑन द बेंच, अब यह देखो, ऑन द बेंच सर प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसके साथ में आपने सिटिंग जोड़ दिया, तो इसको वर्ब फ्रेज कहेंगे, इसको वर्ब फ्रेज कहेंगे। डिलाइटेड विद द न्यूज, सर डिलाइटेड टेंस नहीं दिखा रहा, V3 है, और विद द न्यूज प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये पूरा को मैं बोलूंगा वर्ब फ्रेज। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज, इसमें मैं आपको जरा से दिखाता हूं, आप जरा डिसाइड करो कैसे। ठीक है, जरा से 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से आंसर बताना। अ हैकर हैज रिलीज्ड अ जेल ब्रोकन वर्जन ऑफ चैट जीपीटी कॉल्ड गॉड मोड जीपीटी। फ्यूचरिज्म मैगजीन से मैंने उठाया था। ठीक है, टेंस कितने हैं? टेंस कितने हैं सर? हैज रिलीज्ड, एक ही जगह पे टेंस है, तो मतलब क्लॉज एक ही है। ठीक है, तो अ हैकर जो है वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सही, आपने सही कहा। सर यहां पर जेल ब्रोकन V3 लिखा है, लेकिन V3 के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पक्का यहां टेंस नहीं है, पक्का यहां टेंस नहीं है। तो क्लॉज को हटा लेते हैं, जो बचेगा वो सब फ्रेज ही है। ठीक है, अ हैकर हैज रिलीज्ड, अ हैकर हैज रिलीज्ड, ये हो गया तुम्हारा क्लॉज। ठीक है, अ हैकर हैज रिलीज्ड। फ्रेज देखना, अ हैकर नाउन फ्रेज, अ हैकर क्या है? नाउन फ्रेज जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर सेकंड वाला देखना, अ जेल ब्रोकन वर्जन, अ जेल ब्रोकन वर्जन, वर्जन क्या है? नाउन, जेल ब्रोकन क्या है? एडजेक्टिव, ए क्या है? आर्टिकल। तो सर ये तो हमारा नाउन फ्रेज हो गया ना, हो गया अ जेल ब्रोकन वर्जन नाउन फ्रेज। ऑफ चैट जीपीटी, ऑफ चैट जीपीटी अगर तो ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, चैट जीपीटी क्या है? नाउन। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है? नाउन, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। और लास्ट वाला देखना, कॉल्ड गॉड मोड जीपीटी। सर कॉल्ड टेंस क्यों नहीं दिखा रहा? तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये V3 है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कॉल्ड गॉड मोड जीपीटी ये वर्बल फ्रेज है। एक और सेंटेंस का, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, दीज रिजल्ट्स सजेस्ट दैट AI हैज बिकम मिसइंफॉर्मेशन एक्टर्स फेवरेट मीडियम। सर सेंटेंस समझ में नहीं आया, चलो फ्रेज और क्लॉज जैसे समझने लगोगे सेंटेंस भी समझ में आने लगता है। ठीक है, अभी अभी हम सेंटेंस में ज्यादा समझे नहीं, सेंटेंस सही है, सिर्फ क्लॉज और फ्रेज ढूंढते हैं। कितने जगह टेंस है? यहां टेंस है क्या? नहीं है सर, रीडिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टेंस नहीं है, तो एक वर्ब फ्रेज तो दिख रहा है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। यहां देखना, रीडिंग वर्ब है, बिटवीन द लाइन प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ आईएनजी जोड़ देंगे बिना टेंस दिखाए हुए, तो वर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस तो वर्ब फ्रेज है। ठीक है, देखते हैं सर क्लॉज कितने हैं। दीज रिजल्ट सजेस्ट दैट, सजेस्ट, दीज रिजल्ट सजेस्ट, सर यहां टेंस दिख रहा है। ठीक है, टेंस दिख रहा है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, तो एक क्लॉज तो बन गया। फिर
AI has become, सर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ये AI has become यहाँ क्लॉज नंबर 2। मिस इन्फॉर्मेशन एक्टर्स फेवरेट मीडियम, तो दो क्लॉजेस है, देखते हैं, ठीक है। हाँ, दो क्लॉजेस हैं, देखना, दीज रिजल्ट सजेस्ट एंड AI हैज बिकम, दो क्लॉजेस हो गए, बाकी सब फ्रेज हैं, एक एक करके देखते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वर्ब फ्रेज, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। दीज रिजल्ट्स, नाउन फ्रेज है ये, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन, यहां से पकड़ो, हैज बिकम मिस इन्फॉर्मेशन एक्टर्स फेवरेट मीडियम, मिस इन्फॉर्मेशन एक्टर्स फेवरेट मीडियम नाउन फ्रेज है। कैसे सर नाउन फ्रेज, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, ये एडवर्ब। सर इतना सही आप कैसे बता रहे हो कि ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये कैसे बता रहे हो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के चलते बता रहा हूं। अगर वो आपको आता नहीं है तो ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा परेशान मत हो, उस सीख लेना उसको, ठीक है, वो पहचानने में आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा ये समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें सिर्फ आपको फ्रेज बताना है, कितने फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज कितने हैं, तो प्रीपोजिशन वाला पहले ढूंढते हैं सर। प्रीपोजिशन है, इन द अपकमिंग प्रेसिडेंट, इन द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये एक फ्रेज होना चाहिए। मे बी तो टेंस दिखा रहा है, हिज राइवल मे बी डीलिंग, ये तो टेंस दिखा रहा है, तो ये क्लॉज हो गया। फिर मच मोर अक्यूट कॉग्निटिव इश्यूज, यहां देखना प्रीपोजिशन में शुरू हुआ, जाके ऑब्जेक्ट में खत्म हुआ, तो विथ मच मोर अक्यूट कॉग्निटिव इश्यूज तुम्हारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, प्रीपोजिशन को पकड़ो और नाउन ढूंढते जाओ, जहां नाउन दिख जाएगा वो तुम्हारा फ्रेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां देख, क्लॉज एक, हिज राइवल में बी डीलिंग, हिज राइवल में बी डीलिंग, और ये जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये एक जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अब ये एक आपके पास एक एक्सरसाइज है, इसको आपको कंप्लीट करना है। मैं इसका आंसर आप, लेकिन आंसर अभी तुरंत तुरंत नहीं दूंगा, आप पहले इसको कर लो, उसके बाद आपको मैं दूंगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का हमारा एड्रेस दिया हुआ है, टेलीग्राम में आओ, ज्वाइन करो, अपने ग्रुप को ज्वाइन करो, और वहां पर पूछो सर इसका आंसर क्या है, बताता हूँ। और जो ऑलरेडी टीम निष्ठा के साथ हो उनको आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा इसका पीडीएफ, पूरे फाइल का ही पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बताना है, रीराइट द करेक्ट सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड क्लॉज टू अ फ्रेज, क्लॉज को फ्रेज बना के लिखना है। ओके, सीपीएफ में क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉज को फ्रेज बना के लिखना है, और मैंने हिंट दिया रखा है, इसको लिख करके चेक करना, ठीक है। अच्छा, हमारे ऐप को डाउनलोड करो, क्या टीम निष्ठा के ऐप को डाउनलोड करो, लर्न दिस ग्रामर कॉन्सेप्ट्स फास्ट एंड इजी, सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट बहुत आसानी के साथ मैं पढ़ा सकता हूं आपको, सालों साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये काले बालों पे मत जाना, ठीक है, काले बाल तो डाई किए हुए, ऐसे तो वो सब बाल पके हैं, सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और प्रतिज्ञा बैच, आपके सीडीएस के लिए प्रिपरेशन जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये प्रतिज्ञा बैच है। बाकी आपको कुछ भी चाहिए, किसी भी किस्म का इंग्लिश का कोई भी आपको कोर्स चाहिए, या जीएस का कोई भी कोर्स चाहिए, संदीप सर से कांटेक्ट करें, एड्रेस आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।